जो कल हमने पढ़ा था अलंकारों के विषय में, क्योंकि काव्य सौंदर्य में मैं जैसा कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उस सौंदर्य में अलंकार छांटने होते हैं और फिर उसके बाद हमें देखना होता है रस। अब हम रस की अगर परिभाषा की ओर जाते हैं तो रस क्या है? बिल्कुल आप ठीक समझे, जूस, पाइनएप्पल जूस, अनार का जूस, मैंगो जूस और कभी कभी मिक्स जूस भी आप पीते हैं। तो उसका क्या अनुभव करते हैं? रस का अनुभव कैसे करते हैं? या तो मीठा है या खट्टा है या मिला हुआ अगर फ्रूट का जूस है तो उसका अनुभव भी आप अपने भीतर करते हैं। उसी प्रकार से बिल्कुल जब हम कविताएं पढ़कर उस कविता का असर हमारे मन पर कैसा पड़ रहा होता है, वो रस है। आपने अभी तक सुना होगा भरत मुनि के अनुसार हमारे हिंदी साहित्य के जो संस्कृत के प्रकांड पंडित हुए और अपभ्रंश और पाली भाषा के पश्चात रसों का जो अपनाया गया उसको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि रस की परिभाषा बोर्ड हमसे नहीं पूछता, हमें केवल काव्य सौंदर्य में छांटने के लिए आता है। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ कि रस ज़्यादातर सभी लोगों को ये मालूम है कि 9 रस कहलाते हैं, नवरस। लेकिन 2 रस, वात्सल्य और भक्ति रस को बाद में जोड़ा गया और हमारे रस हो गए 9 रस। तो सबसे पहले हमारे पास आता है श्रृंगार रस। अब इसमें जो क्रमांक मैंने दिया हुआ है, क्रमांक में पहला है नंबर 1, रस का प्रकार है श्रृंगार, स्थाई भाव है रति। लेकिन इसके श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं। आगे चल के मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि किस प्रकार से आपको उन्हें उतारना है। स्थाई भाव से तात्पर्य ये है कि मैं जो बात आपसे कह रही हूँ वो अंदर आपने क्या स्थाई रूप से महसूस किया। तो श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं, एक होता है संयोग पक्ष और एक होता है वियोग पक्ष। दोनों ही श्रृंगार के रूप माने जाते हैं। संयोग पक्ष में नायक और नायिका का मिलन, जहाँ खुशी जाहिर की जाती है, वहाँ संयोग पक्ष होता है। और वियोग पक्ष में कृष्ण जब मथुरा चले गए तो गोपियों, यशोदा मैया, राधा पर कैसा वियोग पड़ा, उसका जो वर्णन हुआ वो हमारा वियोग पक्ष कहलाता है। इसी से हमारा भक्ति रस भी उत्पन्न हुआ है श्रृंगार के साथ ही, क्योंकि किस प्रकार से भक्ति भी की जाती है वो श्रृंगार का ही पक्ष मानकर। इसलिए टोटल हमारे 11 रस माने जाते हैं। तो रति भाव किसका हुआ? रति तो हुआ नायक और नायिका का मिलन। और वियोग पक्ष में जब कृष्ण बिछड़ गए हैं, नायक नायिका से बिछड़ गया है, तो दुख आ गया। हमारे अंदर क्या आ जाता है? जब कोई हमसे बिछड़ जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। दूसरा रस है हमारे पास हास्य रस। तो उसका स्थायी भाव क्या होगा? हास। जैसे मैं अगर एक पंक्ति सिंपल से आपको बताऊं, नाम बड़े और दर्शन छोटे, शीला और शांति को हमेशा कुएं पर लड़ते देखा गया और पूरनचंद हमेशा अधूरे काम करते पाए गए। ऐसी कविताओं में जब व्यंग भी आता है, हास्य व्यंग कहलाता है, वहाँ हास्य रस की आवृत्ति होती है। नंबर 3 पर हमारा आता है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। जब लक्ष्मण ने धनुष उठाने की कोशिश की और रामचंद्र जी ने उसको बाद में क्या किया? खंडित किया, तोड़ा और प्रत्यंचा चढ़ाई, तो परशुराम जी को क्रोध आया। उनके क्रोध कर देखकर लक्ष्मण जी को गुस्सा आया। वो जो
भक्ति काल की कविताओं में था वो रौद्र रस था, वो क्रोध पैदा होता है। जब हमारे भीतर क्रोध की भावना आ गई तो उस कविता से हमने कौन सा रस ले लिया? रौद्र रस ले लिया। चौथा हमारा आता है करुण रस। करुण रस दया का पात्र, शोक। क्लास 9th में बच्चे पढ़ रहे हैं अभी एक फूल की चाह कविता। उसमें क्या है, जब उसके पुत्री ज्वर से पीड़ित होकर बिल्कुल मरणासन हो जाती है तो पिता के हृदय में करुणा पैदा हो रही है, दुख पैदा हो रहा है, तो वहाँ करुण रस की आवृत्ति हो रही है। वीर रस, वीर नाम से ही लग रहा है उत्साह। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है। उत्साह है, हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अद्भुत रस, आश्चर्य, ओह वाह, क्या सुंदर था वो ताजमहल, बनवाया जिस राजा ने वो, देख देश विदेशी भी आश्चर्य से वो भर जाते। अद्भुत। ऐसी कविताओं का जब वर्णन होगा तो हमें आश्चर्य जब प्रकट हो जाता है, स्थायी भाव हमारे अंदर आश्चर्य आ जाता है, तो वो अद्भुत रस कहलाता है। विभत्स रस, घृणा या जुगुप्सा का भाव। जुगुप्सा एकदम संस्कृत का तत्सम शब्द है। घृणा हमारा क्या है, मन में जब घृणा पैदा होती है। आप जानते हैं इस रस का वर्णन बहुत ज़्यादा जब महाभारत काल में कौरवों के शव पूरे मैदान में पड़े हुए थे, मक्खियाँ भिन भिना रही थीं, चारों तरफ बदबू का माहौल था, और उस समय कैसा हाल था कि उसको समझना बहुत मुश्किल है, और तब हमारे भीतर एक घृणा सी पैदा होती है, नरसंहार जहाँ हो जाता है। ऐसी जब कविताएं आप पढ़ेंगे तो घृणा का जब रूप हमारे अंदर आता है तो वो विभत्स रस कहलाता है। भयानक रस, भय पैदा होना। कभी कभी कुछ कविताएं पढ़कर या पुरानी, देखिए पहले आदिकाल में, जब मैं अभी आगे आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाऊंगी तो उसमें युद्ध बहुत हुआ करते थे वीर गाथा काल में, तो उस समय की जो कविताएं हैं उसमें इतना भय लगता था उन कविताओं को पढ़कर, तो वो भयानक रस कहलाता है। शांत रस, इसका जो स्थायी भाव है वो निर्वेद आ जाता है। मन बिल्कुल शांत है, भीतर कोई भाव नहीं है, हम केवल परमात्मा की आराधना में लिप्त हैं, तो वहाँ पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। वात्सल्य रस, वत्सल, आप जानते हैं वात्सल्य रस जब आया, उसको लिया गया हमारे रसों में, तो वो कब लिया गया, जब माँ यशोदा अपने कृष्ण को बार बार गले लगाती है, माखन चोरी का आरोप सुनकर दुखी हो जाती है, और बार बार जब वो कहता है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और यशोदा हरी पालने झुलावे, ढुलावे हिलरावे, जोई सोई कछुगावे। माँ के मन में जो ये माँ की ममता का जो रूप, जितना भी कवियों ने माँ और बच्चे के वर्णन को अपनी कविता में लाया, वहाँ वात्सल्य रस का वर्णन किया गया है। भक्ति रस, भक्त देव, ये क्या आता है, जब हम भजन गा रहे हैं, कबीर, मीरा, तुलसी, सूर, आधुनिक काल के भी कई कवियों ने भक्त आराधना की है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भक्ति रस को अपनाया, प्रार्थना कविता लिखी उन्होंने। तो इस तरह की कविताओं में जब आप एक परमात्मा के प्रति आसक्ति की भावना को लेकर कविताओं की पंक्तियाँ लिखी जाती हैं, तो वो हमारा भक्ति रस कहलाता है। ये देखिए, अब आपके सामने मैंने पूरे उदाहरण लेकर आपको दिया है कि श्रृंगार रस के दो पक्ष हैं, श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार। इसमें इन्होंने बहुत खूबसूरत एक उदाहरण दिया है जो क्लास 10th में बिहारी चैप्टर जब आप पढ़ेंगे
तो उसमें आपको मिलेगा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बहु करे सौहन हंसे, दे कहे नटी जाए। बातों के लालच में आकर, अब गोपियाँ क्या थी, कृष्ण से क्या करती थी, ये चाहती थी कि हम हमेशा उनसे बात करते रहें। लेकिन कृष्ण को अपनी बांसुरी बहुत प्रिय थी, तो उन्होंने क्या किया, बतरस लालच लाल की, लाल श्री कृष्ण, नंद के लाल, बतरस बातों के रस को लेने के लालच में मुरली क्या कर ली, उसने छुपा ली। अब श्री कृष्ण को समझ आ गई कि ये तो मुरली इन्होंने ही छुपाई है। उन्होंने कहा, मेरी मुरली मुझे दे दीजिए। मुरली को दोनों हाथों में पीछे छुपा लेती हैं, सौं करे, कसम खाती है, नहीं नहीं मुरली मेरे पास नहीं है। बौहन हंसे, लेकिन आंखें धीरे धीरे मुस्कुरा रही हैं। वो कहते हैं, दे दो मुझे। श्री कृष्ण कहते हैं, दे दो, और नटी जाए। और वो क्या कहते हैं, नहीं दूंगा। ये श्रृंगार रस के संयोग पक्ष का बड़ा ही खूबसूरत वर्णन है। अब आता है श्रृंगार का दूसरा पक्ष, निशितिन बरसत नैन हमारे। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ कहती हैं, अब तो प्रतिदिन हमारे नेत्र बरसते रहते हैं, सदा रहती पावरस ऋतु हम पे, जब से श्याम सिधारे। पावस ऋतु रहती है, अब तो बस आँखों से बरसात ही होती रहती है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि श्रृंगार के दो पक्ष कैसे होते हैं। हास्य रस, हास, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसमें जो उदाहरण है ये आप इसको लिखिएगा। करुण रस, शोक, जो कि एक दुख और करुणा प्रकट करते हैं कि जब विलाप करते हैं, या कृष्ण चले गए, यहाँ तुलसीदास जी का उदाहरण दिया गया है। ये आप देखेंगे और आपको समझ में आता चला जाएगा। फिर आता है वीर रस, उत्साह का, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो अब आपको जितना मैं अभी तक समझा चुकी हूँ, आपको क्लियर हो रहा होगा कि रसों की पहचान काव्य की पंक्तियों को पढ़कर उनके जब भाव आपको समझ में आते हैं तो आप आसानी से उसको छांट लेंगे। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव है क्रोध, कि किस प्रकार से यहाँ मैथिली शरण गुप्त की कविता का उदाहरण लिया गया है। फिर आता है भयानक रस, जिसका है भय, जैसे जयशंकर प्रसाद की तत्सम शब्दों में लिखी हुई पंक्तियाँ हैं। भयभीत हो जाना, युद्ध में गरजती हुई तलवारें और लहरियों की आवाज़ सुनना, किस प्रकार से सारा कुछ हो रहा है उसको जब महसूस कर रहे हैं तो वो भयानक रस हो जाता है। विभत्स रस, घृणा, ये इसका सबसे खूबसूरत विभत्स रस का उदाहरण है। सिर पर बैठ्यो काग आंक दो खात निकारत, खींचे ही जीभ स्यार अति सिंह आनंद उरचारत, गीद जांगी को खोदी खोदी के मांस उतारत, स्वान अंगुरिनी कोटि कोटि के खाद वितारत। किस प्रकार से जब शव पड़े हुए हैं उनकी कैसे आंखें निकाली जा रही हैं, तो देखिए आप इसके अंदर घृणा का भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर विभत्स रस की आवृत्ति होती है। अद्भुत रस, अद्भुत आश्चर्य है कि किस प्रकार से हमें इसे जिस चीज़ को, वस्तु को देखकर आश्चर्य होता है। कुछ ऐसी कविताएं जो ओ आ इस तरह का प्रकट होगा तो वो आपका अद्भुत रस कहलाता है। शांत रस, मन में आनंद, चुपचाप आंखें बंद किए हुए हैं, बैठे हैं, कैसे हमारे अंदर एक शांत वातावरण जब आ जाता है तो वहाँ पर हम उसे शांत रस मानते हैं। वात्सल्य रस, मैं आपको पहले भी बता चुकी, किलकत काना घुटरन आवत, कैसे किलकारती मारता हुआ कान्हा घुटनों के बल चलकर आ रहा है। ये माँ का बच्चे के प्रति जो प्रेम, ऐसी कविताएं आएंगी वो हमारा वात्सल्य रस कहलाता है। अब आता है भक्ति रस, राम नाम जपना है, प्रभु की आराधना करनी है। जिन भी कवियों ने, भक्ति काल के कवि हुए, उन्होंने सबसे ज़्यादा
भक्ति रस को अपनाया है। तो इस रस में मैंने आपको 11 रसों का वर्णन बताया। 11 रस के किस तरह से हमारे भीतर स्थायी भाव होते हैं, कविता को पढ़कर या किसी की बात को सुनकर हमारे भीतर जो भाव उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, रस का स्थायी भाव कहते हैं। रसों के लिए आपको इतना ही समझना है। अब आप कविताओं में आराम से रसों को छांट सकते हैं। इसके पश्चात बच्चों मैं एक चीज़ आपको समझाना चाह रही हूँ और वो है आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास। ये जानना आपके लिए बहुत बहुत और बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम जो भी कविताएं और पाठ पढ़ेंगे हमें ये मालूम होना चाहिए कि यह पाठ और ये वाले कवि और लेखक और उनकी भाषा कौन से समय की है, ताकि हमें मालूम हो कि विभाजन हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास का किस प्रकार से हुआ है। ये फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, इसको आप अपनी कॉपी में उतारिए और समझिए। देखिए, अगर रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र के अकॉर्डिंग मैं चलूँ तो उनके अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को 1050 से बांटा गया है। अब इसके मायने ये नहीं है कि 1050 से पहले 1050 से पहले कि हिंदी की कविताएं लिखी नहीं गई थी या हिंदी साहित्य को लिखा नहीं गया था, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको बांध दिया गया। और बांध किस लिए दिया गया कि अब हम इसको बना लेते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास इतना है। इन मुख्य कवियों ने और लेखकों ने अपनी रचनाओं की रचना इस काल में की। तो सबसे पहले हमारे पास आता है आदिकाल या वीर गाथा काल। ये है 1050 से 1375 तक। इस काल की हमारी 9 से लेके 12 तक सीबीएसई बोर्ड ने कोई भी कवि को नहीं लिया है, इसलिए इस काल को हम अपने उसमें नहीं जोड़ेंगे, लेकिन समझेंगे ज़रूर। इसमें काफ़ी ऐसी कविताओं का वर्णन है जो कि, क्योंकि ये काल, देखिए, जो साहित्य होता है समाज का दर्पण होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका समय था 1050 से 1375। युद्ध होते रहे उस समय। तो पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई, इन पर कविताएं बनी, राजा की प्रशंसा के ऊपर सारी चीज़ें लिखी गई। तो हमेशा जो वीर रस था वो इस समय की कविताओं में सबसे ज़्यादा था। इसके बाद जो दूसरा आता है हमारा भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण काल भी कहते हैं। इसका समय था 1375 से 1700 तक। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये जो था भक्ति काल, क्योंकि युद्ध होते रहे, 1375 तक आते आते कवियों के मन में ये बात आ गई कि ये तो हमारे सारे मार काट युद्ध को लेकर ही कविताएं लिखी गई। अब इन सब से हटकर हमें भक्ति की ओर जाना चाहिए। बहुत कवि हुए, लेकिन मैं सिर्फ मुख्य कवियों के उदाहरण लेकर आपको ये समझा रही हूँ, क्योंकि इसमें आपको देखेंगे भक्ति काल 2 भागों में विभाजित हो गया, 2 शाखाएं बन गई, सगुण धारा और निर्गुण धारा। भक्ति काल, स्वर्ण काल, इसके 2 धारा बन गई, निर्गुण धारा, सगुण धारा। सगुण धारा के भी फिर 2, आपको ना जब ये समझ रहे हैं आप आराम से समझ जाएंगे। आपको इन कवियों के नाम भी पता है, इनकी भाषाएं भी पता है, इनके कई भजनों को और कई पदों को आप पढ़ भी चुके हैं अभी तक। तो जो सगुण धारा है उसको भी हमने 2 में डिवाइड कर लिया गया, क्योंकि उस समय कुछ लोग राम की पूजा करते थे और कुछ कवियों ने कृष्ण को अपना इष्ट माना। तो रामाश्रय शाखा, सगुण धारा। सगुण धारा उसे कहते हैं जिन्होंने अपने ईश्वर को मूर्ति में देखा।
इसलिए पहले कुछ कवियों ने अपने इष्ट को राम के रूप में जाना और उनके मुख्य कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनकी प्रमुख रचना है रामचरित मानस और उनकी भाषा थी अवधी। उसी समय के केशव दास भी आते हैं, उन्होंने भी अपना इष्ट रामचंद्र जी को ही माना। अब आते हैं दूसरे, जिन्होंने कृष्ण को की मूर्ति में ही अपने इष्ट को जाना और अपनी कविताओं की रचना भी श्री कृष्ण के नाम पर की और मुख्य कवि थे। ऐसा नहीं है कि और कवि नहीं थे, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपके आ जाते हैं सूरदास, प्रमुख रचना इनकी थी सूरसागर और भाषा थी ब्रज भाषा में लिखा इन्होंने। दूसरी सुप्रसिद्ध कवित्री हैं मीराबाई, जिन्होंने अपने पदों में बहुत खूबसूरती से कृष्ण की आराधना की है। उनकी भाषा थी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। अब इनको हमने समझ लिया है। इसके बाद हम आते हैं निर्गुण धारा। निर्गुण धारा से सगुण का मतलब है गुण के साथ, जो कि मूर्ति पूजक लोगों के लिए उन कवियों ने मूर्तियों में अपने इष्ट को जाना। निर्गुण धारा में बिना किसी गुण के, अर्थात इन लोगों ने ईश्वर को अपने मन के भीतर ही जानने की इच्छा प्रकट की। अपनी कविताओं में उन्होंने बताया कि परमात्मा को पाना है तो अपने भीतर ही पाएं। अब निर्गुण धारा में भी दो भेद थे, एक था प्रेमाश्रय शाखा और दूसरी थी ज्ञानाश्रय शाखा। अब प्रेमाश्रय शाखा के मुख्य कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने राजा रत्न सेन और नागमती का वर्णन करके प्रेम के द्वारा आपसी प्रेम के साथ कैसे परमात्मा को पाया जा सकता है, उस भक्ति रस से ओतप्रोत कविता लिखी। दूसरे हमारे आते हैं ज्ञानाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा के मुख्य कवि कबीरदास कहलाते हैं, जो कि सभी बच्चे पढ़ते आ रहे हैं और आपने पढ़ा भी होगा। कबीर ने साखी और पदों को लिखा है और उनकी भाषा, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर एक ऐसे कवि भक्ति काल के हुए हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज़्यादा क्या बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं थे। इसलिए उनकी भाषा को हम सधुक्कड़ी, यानी कि साधुओं की भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहते हैं। पंचमेल खिचड़ी भाषा से मतलब है कबीर जहाँ जाते उन लोगों के ही शब्दों को लेते और उन्हीं को उनके शब्दों से अपने काव्य द्वारा भक्ति समझा देते थे। कबीर ने स्वयं लिखा है, मसी कागद छुयो नहीं, कमल गयो नहीं हाथ, कलम गयो नहीं हाथ। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने तो कागज़ को हाथ भी नहीं लगाया और कलम को छुआ भी नहीं है। साखी तभी तो कहा, साखी से तात्पर्य है साक्षी। साक्षी का मतलब है प्रत्यक्ष रूप से जानना। तो उन्होंने तो जो महसूस किया उसी को उन्होंने बोल दिया। ये तो उनके शिष्य थे जो उनकी साखियों और पदों को उन्होंने जब जब वो बोलते थे उसे वो लिख लेते थे, जिन्हें आज हम पढ़ रहे हैं और उन पर शोध कर रहे हैं। तो ये था आपका भक्ति काल। अब आता है रीति काल। रीति काल में आने तक फिर हमारे देखेंगे आप 1700 से 1900 तक यहाँ अंग्रेज़ हमारे देश में आ गए थे और फिर से राजाओं की प्रशंसा, इनके गीत गाए जाने लगे। इनके मुख्य कवि हमारे बिहारी, जो भक्ति और रीति काल के मध्य के बीच में माने जाते हैं। इनकी भी भाषा ब्रज थी और बिहारी ने अपने छोटे, उनके लिए तो बड़ा प्रसिद्ध है कि सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। कबीर ने अपने छोटे छोटे दोहों के साथ जैसे साखी लिखी, बिहारी ने अपने दोहों में क्या लिखा, छोटे छोटे दोहों में बड़ी बड़ी बातें हमें समझा दी।
बहुत ज्ञान की बातें इन्होंने हमें समझाई, लेकिन कुछ प्रशंसा। और इनकी एक ही पुस्तक थी, बिहारी सत्संग। 700 दोहों का समूह है इनका एक ही पुस्तक में, जिसको कि आप अभी क्लास 10th के बच्चे अभी आप पढ़ेंगे इसमें बिहारी के दोहे। इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि कितने, जैसे छोटी छोटी एक शब्द में कम से कम 6 या 7 वाक्यों का उन्होंने वर्णन किया। इनकी भाषा भी थी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा। अब हमारे पास आता है चौथा, आधुनिक काल। 1900 से आज तक ये बात याद रखिएगा कि 1900 से आधुनिक काल शुरू होता है। आज 2020 में भी अगर आप पढ़ रहे हैं और आगे से 20 साल बाद भी अगर आप पढ़ेंगे तो वो सब हमारा क्या कहलाएगा? आधुनिक काल। 1900 से आज तक इसमें भारतेंदु युग आया, छायावादी युग आया, प्रगतिवादी युग आया, प्रयोगवादी आया, नई कविता आई। आप जानते हैं कितने भागों में बंटता चला गया? क्यों हुआ? क्योंकि आधुनिक काल में कवियों का अब भाषा के तरीके, दोहों में लिखना और साखी में लिखना, चौपाइयों में लिखना, ये सब बंद हो गया था। अब छंद मुक्त कविताओं को इन्होंने अपना लिया था। आधुनिक काल के कवियों में मैथिली शरण गुप्त, निराला, महादेवी वर्मा, जिन्होंने छायावादी कवि भी कहलाते हैं, इन कवियों ने हिंदी के तत्सम तद्भव शब्द, कुछ ऐसे सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया जो बहुत आसानी से बोलचाल की भाषा में हमें समझ में आ जाता है। कुछ कविताएं आप पढ़कर आए हैं, कुछ कविताएं अभी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारे जितने भी अब आगे वाले गद्य पाठ आप पढ़ेंगे या कुछ कविताएं आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि आधुनिक काल के कवियों ने अब उस अधिकार को समाप्त करके सरल, सहज और प्रभामयी भाषा में हमें समझाने का प्रयत्न किया है। अब मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास किस लिए बताया कि अब जब आप कबीर पढ़ेंगे तो कबीर का पहला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हुए। अब जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वक्ता का श्रोता पर क्या प्रभाव पड़ता है, कबीर की साकी के अनुसार समझाइए। अब आप जानते हैं इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? आपसे पूछा जाएगा, अरे आपको मालूम है कबीर का क्या काल था? तो अब आप लिखेंगे, उपर्युक्त साकी हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के रहस्यवादी कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसी प्रकार से अगर आपसे मीरा के पद, क्लास 9th के बच्चे पढ़ रहे हैं मीरा को, मीरा के पद में पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो या राम रतन धन पायो, दोनों ही लिखा जाता है। तो उसमें आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल की कृष्णाश्रय शाखा की सुप्रसिद्ध कवित्री मीराबाई द्वारा रचित हैं। तो ये जो 2 पंक्तियाँ मैं आपको बता रही हूँ, आधुनिक काल में भी ऐसे आएगा तो आप उस काल का उदाहरण करते हुए अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर देते हैं तो आपको बेटा पूरे नंबर मिलते हैं इस चीज़ के। जिस भी पाठ को हम पढ़ रहे हैं उस पाठ को पढ़ते हुए हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन से काल के कवि या लेखक हैं। जैसे मान लीजिए मैथिली शरण गुप्त की मनुष्यता कविता को मैं पढ़ती हूँ तो मैं बोलूँगी मनुष्यता कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। तो आप अगर ये 2 पंक्तियाँ जोड़ देंगे कि मनुष्यता कविता मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, जो कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के बहुत साहित्य को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाने वाले कवि हैं, जो मैथिली शरण गुप्त जी
हैं, जिनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो जब हम बड़ी क्लास में आ जाते हैं तो प्रश्न के उत्तर देते हुए, इनका 2 पंक्तियों में परिचय देते हुए जब हम प्रश्न का उत्तर देंगे तो उसका प्रभाव बेटा बहुत ज़्यादा पड़ता है। उससे आपके उत्तर में कहीं ऐसा प्रभाव आ जाता है कि अंक दिए बिना हमारे हाथ मानते नहीं हैं। आपको पूरे अंक मिलेंगे। आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा कवि या लेखक कौन से काल का है, तो 2 लाइनों में लिखना है आपने। केवल भक्ति काल के सूर कबीर, मीरा, तुलसी, जायसी के अलावा बाकी सारे कवि आधुनिक काल में आ जाते हैं आपके, बिहारी रीति काल के आ जाते हैं। तो आपको आराम से अब समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अपने प्रश्नों का या कविताओं का या पंक्तियों का भाव, अर्थ, सौंदर्य जब लिखना है तो हमें बताना है कि वह कवि कौन से या लेखक कौन से काल के हैं। तो ये हमारा यहाँ पर आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ ये शैली, जो कि हमें साहित्यिक वर्णन में भी और काव्य सौंदर्य में भी लिखना होता है। हमने भाषा लिख दी कौन सी है कवि की, हमने लिख दिया अलंकार कौन सा है, हमने लिख दिया रस कौन सा है। अब हमें क्या करना है, हमें शैली, शैली का सीधा मतलब होता है स्टाइल। क्या, कैसे स्टाइल से, किस भाषा से, किस तरीके से लेखक या कवि ने अपनी कविता और लेखक ने अपने पाठ का वर्णन किया है। मैं एक छोटी सी बात आपको समझाती हूँ। आपको 3 शैलियाँ या 2 शैलियाँ उसी में समझ आ जाएंगी। मैं बताती हूँ, आज से 20 वर्ष पूर्व हमारा हवाई जहाज से टिकट बुक थे और हम लोग दिल्ली से श्रीनगर जा रहे थे। अब जब हम सुबह उठे तो देखा हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी और बादल आ गए थे, बारिश शुरू हो गई थी। तो हम मेरठ से एयरपोर्ट की तरफ चले तो बादलों के छोटी छोटी बूंदें बरसती हुई इतनी खूबसूरत लग रही थी। मैं तो खिड़की के बाहर चुपचाप देख रही थी कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य है। रास्ते में जो थोड़े पेड़ पौधे थे वो भी बड़ी खूबसूरती से हरे हो गए थे। इतने में हम एयरपोर्ट पहुंच गए और हम हवाई जहाज़ में बैठे और 1 घंटे के बाद ही हम श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतर गए। और जब हम वहाँ उतरे, वहाँ से फिर हम चल पड़े अपने होटल की तरफ। और जब हम अपने होटल की तरफ बढ़ रहे हैं तो बर्फ़ की चादर सी लिपटी हुई है पहाड़ों पर, सेब के वृक्ष इतने खूबसूरत, ऊंची ऊंची चोटियाँ इतना खूबसूरत, चारों तरफ जैसे मानो वाकई ही किसी ने सच कहा था, यदि इस पृथ्वी पर स्वर्ग है तो वो यहीं है, यहीं है और यहीं है। मैंने आपको बताया मैंने क्या किया, मेरठ से एयरपोर्ट दिल्ली तक और दिल्ली से श्रीनगर तक का वर्णन किया। तो मेरी शैली कौन सी हो गई, स्टाइल, वर्णनात्मक शैली। फिर उसके बाद जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही थी आपने विजुलाइज कर लिया, आप क्या सामने चित्र सा उपस्थित हो गया। तो वो हो गई चित्रात्मक शैली कि लिखने का तरीका लेखक या कवि का कैसा होता है। अब कभी कभी आप कुछ ऐसे चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें जैसे 10th क्लास में बी कोर्स में एक पहला चैप्टर है बड़े भाई साहब। उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि आप जब पढ़ोगे, इतिहास पढ़ोगे तो कैसे होगा और समय का सदुपयोग कैसे किया जाता है। जब समय के सदुपयोग की बात करते हैं तो वो निबंधात्मक शैली हो जाती है कि किस प्रकार से हमने उसको बांध लिया, एक ही विषय को, उस विषय को जब बांध लेते हैं तो वो निबंधात्मक शैली हो जाती है। और कभी कभी कोई पाठ ऐसा दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि मैं पढ़ रही हूँ, उसमें मुझे पता चल रहा है कि किस प्रकार से, जैसे डायरी का एक पन्ना अगर मैं एक चैप्टर ले लेती हूँ क्लास 10th का, तो उसमें किस तरह से
कैसे कैसे कलकत्ता वासियों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था और कितने लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, तो वो मेरे विचार आ रहे हैं मेरे मन में, और मैंने उन विचारों को सामने रख दिया, डायरी में लिख दिया लेखक ने। तो वो उसकी वर्णनात्मक और विचारात्मक शैली। अब जो शैली होती है वो ज़रूरी नहीं होती एक ही शैली का प्रयोग किया गया हो। ऐसे ही एक शैली होती है व्यंग्यात्मक शैली, कि कभी कभी ऐसे पाठ भी हमारे पास आ जाएंगे जिन पाठों में राजनीति के ऊपर, धर्म के ऊपर व्यंग्य किया जाएगा। उसको हम व्यंग्यात्मक शैली का नाम देते हैं। अच्छा, एक शैली आती है कथोपकथन शैली। आप देखेंगे अभी तक जितने भी बच्चे आप पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा हमारी हिंदी की एक पुस्तक में एक एकांकी या नाटक ज़रूर होता है। तो उसमें क्या होते हैं, डायलॉग्स, चरित्र होते हैं ना। तो चरित्र जब डायलॉग्स बोल रहे हैं आपस में, राजा ने ये कहा, रानी ने ये कहा, या औरंगज़ेब ये था, अकबर ने ये कहा, कोई भी एक एकांकी हम ज़रूर लेते हैं हिंदी की पुस्तक में। तो वो कथोपकथन शैली होती है। एक ने कहा, दूसरे ने सुना, दूसरे ने कहा, फिर एक ने सुना, ये इसको हम कहते हैं कथोपकथन शैली। अब एक आ जाती है हमारे पास आत्मकथात्मक शैली। जब भी कोई पाठ ऐसे शुरू होता है ना, मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ देखा, मैंने जैसे ही देखा, उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, तभी मुझे लगा अरे नहीं, अगर मैं इस रास्ते से ना जाकर दूसरे रास्ते से चला जाता तो शायद ठीक हो जाता। मुझे ऐसा लगा कि पत्थर अभी नीचे की तरफ आएगा और समुद्र में गिर जाएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, हर चीज़ में मैं करके बोल रही हूँ। उसे कहते हैं आत्मकथात्मक शैली। जैसे कोई ऑटोबायोग्राफी लिखेगा अपनी, वैसा पाठ भी आपके पास आएगा, तो आपको स्टाइल समझ आ जाएगा कि लेखक ने किस स्टाइल से अपनी लेखनी को लिखा है। तो समाज और भाषा का संबंध हमें बताती है शैली। तरीका क्या है किसी का लिखने का। हर एक का बोलने का अपना अपना तरीका होता है, हर एक का लिखने का अपना अपना तरीका। शैलियाँ तो और भी बहुत हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको 7 शैली दी हैं, वास्तव में इसी में हमारे सारे पाठ समाये हुए हैं। तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया कि जब आपको कोई कविता पढ़ाई जा रही है या आप किसी पाठ को पढ़ रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा, पाठ जब पढ़ते हैं ना, तो पाठ का तो पूछा जाता है साहित्यिक सौंदर्य, तो उसमें भी शैली बताई जाती है, भाषा बताई जाती है, और तत्सम शब्द हैं, तत्सम है, पर्यायवाची हैं, विलोम शब्दों का प्रयोग एक पाठ में आया, ये आपको बताना होता है। और जब काव्य सौंदर्य बताना होता है तो उसमें भी आप शैली बताएंगे कि प्रकृति का वर्णन किया है तो वर्णनात्मक शैली है, कोई आपस में बात कर रहा है कविता में तो कथोपकथन शैली है। इस प्रकार से आपको छांटना आ जाएगा। तो ये आपका साहित्यिक सौंदर्य और काव्य सौंदर्य बताने का अभी तक का सभी कार्य समाप्त हो गया है। और अब हम ये चाहेंगे, इसको आप अपनी नोटबुक में उतारें, कॉपी करें, इसे समझें। अधिकतर बच्चे समझ गए हैं, मुझे मालूम है। आज इतना ही। अब मैं कुछ चैप्टर्स लेकर आपके सामने आऊँगी। अब उन चैप्टर्स को आप धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझेंगे मेरे साथ। तो आज इतना ही। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। थैंक यू। टेक केयर। ये क्या हो गया, मैंने तो पूरी करी थी वो।